हो गया, शक्ति मिल हो गया, हाथरस रेप केस हो गया, तो ये दौर चलता रहेगा। इसके साथ इतना ब्रूटली रेप होता है कि वी कांट डिस्क्राइब। जब तक सिस्टम इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाएगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। देयर मस्ट बी ए प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ लॉ कि क्राइम किया है तो उसको स्टॉप करना होगा कि 7 डेज के अंदर जो भी ऐसे घिनौने काम करता है, मानव जात को शर्मसार करे, ऐसी घटनाएं होती है तो उसको 7 डेज के अंदर डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और वो इन पब्लिक में मिलनी चाहिए। तो फिर वो सब देखेंगे ना तो लोगों के अंदर डर ऐसा आएगा कि हमको ये नहीं करना चाहिए। कि 2001 से एक ही रूलिंग पार्टी कंटिन्यूअसली देश को लूट रही थी। देखो, मेट्रो चालू कर देने से बुलेट चालू कर देने से विकास नहीं हो जाता। अभी अपना देश यही नहीं संभाला जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ के क्या कर लेंगे, राइट? इतनी बेरोजगारी ऑलरेडी यहाँ पे है, इतनी गरीबी ऑलरेडी यहाँ पे है, और फिर से एक करोड़ों गरीबों को और जोड़ के हम क्या कर लें? तो पहले हमारी तो हालत सुधारिए, फिर अखंड भारत की हम बात करेंगे, फिर पाकिस्तान को वापस से जोड़ेंगे, फिर बांग्लादेश को वापस से जोड़ेंगे, फिर नेपाल को वापस से जोड़ेंगे। पहले हमारा देश संभला नहीं जा रहा हमसे, हमारे देश के गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है कल्याण, और फिर हम दूसरे गरीबों को लाके फिर क्या करना है? फिर वो लोग यहाँ पे आएंगे और फिर एकजुट हो गए, हम गरीब का नारा चलाएंगे कि चलो हम गरीब एक साथ। हम यहाँ पे चाइना को बॉयकॉट करते हैं, हम कुछ सीखे तो सही उनके पास से, राइट? मैं कि हमने फॉलो किस गेम को किया, तो कि क्रिकेट जो ओलंपिक में है ही नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आप में से ऑलमोस्ट लोग उनको जानते हैं। एंड अगर आप लोग सूरत सिटी से हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे सिटी के अंदर सिविल यूनिफॉर्म में गुंडागर्दी, सिविल यूनिफॉर्म में हफ्ता वसूली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड करप्शन का स्तर भी काफ़ी नीचे आ गया है। अब इसका रीज़न कौन है? आज के हमारे गेस्ट। आई थिंक अब काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा। अगर जिसको अब भी नहीं पता चला तो मैं बताता हूँ। अगर आप यूथ हैं, आपको हमारे कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है, आपको भी करप्शन के खिलाफ कड़े कदम उठाने हैं, अपना सहयोग देना है करप्शन के खिलाफ, तो ये वीडियो टोटली आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको इस कन्वर्सेशन में इतनी नॉलेज मिलेगी, इतना इस कन्वर्सेशन को आप एंजॉय करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर मेहुल बोगरा। Hello Mehul sir. Hello. How are you? एकदम फाइन। हाउ आर यू? I'm good. How's life? इट्स गोइंग फाइन। थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम वकीले चलता रहता है, इट्स फाइन। तो जैसा चाह रहे थे आप वैसे चल रही है? हाँ, चल रही है, उससे तो बहुत अच्छी चल रही है। उससे काफी अच्छी चल रही है। हाँ जी। तो ये अभी रिसेंट में जो कोलकाता रेप केस चल रहा है, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा। तो एक चीज पहले आप बताइए, अगर आप अग्री करते हैं तो। अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफी लोग उसकी स्टोरी लगाते हैं कि वो एक, आपने पहले देखा था वो रफा वाले टाइम पे ऑल आइज ऑन रफा करके एक पोस्ट वायरल हुआ था। वो तो चलिए तो पब्लिसिटी के लिए था, बट उसके बाद से वो ट्रेंड चल गया है कि मतलब कुछ भी इशू होता है ना तो लोग वैसा ही सेम एक बना देंगे पेज और वो सारे लोग उसको पोस्ट करने लग जाते हैं। राइट। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, सोशल मीडिया इज इन स्ट्रेंथ। और रही बात रेप केस की, तो ये पहला रेप केस नहीं है। इससे पहले निर्भया हो गया, शक्ति मिल हो गया, हाथरस रेप केस हो गया। तो ये दौर चलता रहेगा इस देश के अंदर। जब तक इस देश के अंदर सिस्टम खोखली है तब तक ये चलता रहेगा। और मे बी ऑडियंस को पता हो ना पता हो, इसकी ये ब्रूटल स्टोरी है। मतलब एक जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, और शाम को पूरी ड्यूटी अपनी फिनिश करके वो जाती है कहाँ पे? सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और वहां पे जाती है, उसके साथ इतना ब्रूटली रेप होता है कि वी कांट डिस्क्राइब। उसकी हर एक बॉडी पार्ट पे इंजरी है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसकी 2 फिंगर फ्रैक्चर थी, उसकी जो हिप बोन होती है उसकी लेग को इतना स्प्लिट किया गया था कि उसकी हिप बोन थी वो ब्रेक हो गई थी। उसके गला को इतना घोटा गया था कि उसकी नेक की जो बोन थी वो ब्रेक हो गई थी। उसके चश्मे के ऊपर वार किया गया था, चश्मे के जो कांच है उसके आंखों के अंदर चुभ गए थे। तो इतनी ब्रूटली उसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर किया गया। और इस सिस्टम की नफरताई देखिए आप, कि बाद में सुबह उस परिवार वालों को, उनके माता पिता को ये फोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। और बाद में उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, उसकी बेटी की डेड बॉडी उसको घटना होने के 12 घंटे बाद, यानी कि 2 बजे दोपहर को उसकी डेड बॉडी देखने को मिलती है।
उसकी माँ तो शौक हो जाती है कि उसकी बेटी की हालत, कोई भी माँ अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं देख सकती, राइट। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने एक अक्यूज को अरेस्ट किया है उसमें, राइट। उसका नाम संजय करके कुछ है, और मैंने डिटेल निकाली है कि वो संजय है ना, वो सिविक का वॉलंटियर है पुलिस का। क्या देखो हमारे गुजरात में कैसे फ्रेंड ऑफ पुलिस होते हैं, जो पुलिस के साथ रहते हैं और पुलिस के साथ काम करते हैं। तो पुलिस के साथ रहता था। उसका काम क्या होता है कि भाई ट्रैफिक है तो उसमें पुलिस का हेल्प करना, बंदोबस्त में हेल्प करना, कोई आपातकालीन स्थिति है उसमें पुलिस को हेल्प करना, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं जैसे सिविक वॉलंटियर होते हो, तो ये सब उसका काम है संजय का। और उसकी पहुंच शायद इतनी बड़ी होगी या ना हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको कोई इस केस से मान लो इतना हीन काम किया है उसने, तो उसको कोई डर नहीं था। और चुपचाप से क्राइम किया, रेप किया, मर्डर किया, घर पे जागा गया और सो गया। क्योंकि चाहे तो हमें फांसी पे लटका तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसकी कोई वरी नहीं थी। यानी कि वो सिस्टम को जानता है कि इस सिस्टम में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बचाने वाले लोग कहीं ना कहीं है। और उसका काम क्या था, उसका हॉस्पिटल में क्या काम था, हॉस्पिटल में उसका काम था दलाली का। एडमिशन लेना है, किसी की पोस्टिंग कहाँ पे करवानी है, किसी को क्या ड्यूटी अलॉट करवानी है, सबके पास से दलाली लो, पैसा लो, और उसके अकॉर्डिंगली उसको अलॉटमेंट मिलता था। उसके कनेक्शन बहुत ज्यादा थे। तो यानी कि, और मैंने पोस्टमार्टम पूरी रिपोर्ट देखी कि उसमें जो सीमन काउंट, जिसमें स्पर्म काउंट करते हैं, हाँ 150 mg, एक पुरुष की कैपेसिटी होती है 15 mg तक, और 150 mg तक इतने सीमन पाए गए डेड बॉडी में से। तो कहीं ना कहीं वो अकेला तो नहीं था, और जैसी विक्टिम की बॉडी है वो अकेला ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो चोर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस केस के अंदर आज भी किसी ना किसी को बचा रहे हैं। बहुत सारे सस्पिशियस है। और ये जो संजय है उसका तो एक हैबिचुअल हिस्ट्री रहा है इस केस के अंदर। हैबिचुअल हिस्ट्री क्या है कि इस केस के अंदर उसकी 4 बार शादी हुई है। चार बार वो मेंटली इतना क्रूअल था, सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे उसका डिवोर्स हुआ है। उसके फोन के अंदर भर भर के पोर्नोग्राफी थी। तो एक मेंटली पर्वर्ट इंसान था, कोई अच्छा इंसान नहीं था, और फिर भी सिस्टम ने कहीं ना कहीं उसको बचाया है। तो जब तक सिस्टम इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाएगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। बार बार रेप केस होते हैं, बार बार हम कैंडल लेके निकल जाते हैं, बार बार सिस्टम के सामने हम अपना आक्रोश डालते हैं, लेकिन बार बार ये होता ही रहता है। और ये तो एक केस है जो सामने आया, इतना याद रखिएगा। ऐसी हर एक नारी, एक बेटी, एक महीने में ऐसे इंडिया के अंदर 10 से 12 बेटियां ऐसी ब्रूटैलिटी की और क्रूअल्टी की शिकार होती है, लेकिन वो केस सामने नहीं आते। 2-3 साल में एक केस हमारे सामने आ जाता है और हम कैंडल लेके मार्च निकालते हैं और होता रहता है। बाद में अमेंडमेंट हुआ, अभी नया कानून आया, BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी क्या कर लिया हमने, डेथ पेनल्टी तो है ही, लेकिन डेथ मिलती कब है? 6 साल फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलाओगे तो 6 महीने चलेगी। तो वो एक जो भी उसका परिवार है ना, उसको कितनी बार एक घटना को रिपीट करनी पड़ेगी ट्रायल के दौरान कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। एक अलग से कानून होना चाहिए। जब भी मानव जात को शर्मसार करे ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उसके लिए एक अलग कानून होना चाहिए, और शूट टू डेड कानून होना चाहिए कि उसको मार ही डालना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून आए ना तो ये जो भी घटनाएं अगेन एंड अगेन बन रही है उसमें कोई अंकुश आ सकता है, वरना तो ये सब होता ही रहेगा। और डे टू डे लाइफ में ये चीजें बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं। अगर मैं आपको एक और बताऊं तो एक रिसेंट केस हुआ जिसमें एक 9th क्लास के बच्चे ने 3 साल की बच्ची का रेप किया, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले। तो क्या रीजन हो सकता है, आप क्या रीजन मानते हैं कि जो इतने यंग बच्चे ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं? उसमें तो जो बच्चे का क्राइम है, देखो बच्चे को वो समझ नहीं होगी उसको क्या करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट की जो भूमिका होती है बच्चों को परवरिश देने में, उसमें फॉल्ट होगा। अगर 9 साल का, 10 साल का अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना तो उसमें माँ बाप की कहीं ना कहीं भूल होगी, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी ये जो बड़े हैं, जो अडल्ट है, और ये भी ये हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है। और बेसिकली इसमें लॉजिक एक ही है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो एज एन एडवोकेट मैं वही थिंक कर रहा हूं कि इंडिया में वी फॉलोइंग द रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ लॉ। पनिशमेंट के लिए हम क्या सोचते हैं कि आरोपी को जेल भेजा जाए, वहां उसका रिफॉर्म किया जाए, एक वो अच्छा नागरिक बने, वापस से सोसाइटी में आए, लेकिन वो कभी नहीं होता। एक इंसान अगर क्राइम करता है, वो जेल में जाता है, तो उसका रिफॉर्म नहीं होगा, वो बाहर आके उससे भी बड़ा क्राइम करेगा। ये प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर। तो
ये जो थियरी ऑफ लॉ है पनिशमेंट की, उसको चेंज करना पड़ेगा। रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन प्रिवेंटिव थियरी ऑफ लॉ कि क्राइम किया है तो उसको स्टॉप करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन कर, राइट। अगर कोई बीमारी हो उससे पहले उसका इलाज करना है। तो हमको इस क्राइम को स्टॉप करने के लिए प्रिवेंटिव थियरी ऑफ लॉ को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अभी हम आगे भी ऐसा कुछ हो उसकी राह देखे, ठीक है। उसकी जगह हमको थियरी अगर अडॉप्ट कर ली जाए तो क्या होगा कि 7 डेज के अंदर जो भी ऐसे घिनौने काम करता है, मानव जात को शर्मसार करे, ऐसी घटनाएं होती है, तो उसको 7 डेज के अंदर डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और वो इन पब्लिक में मिलनी चाहिए। तो फिर वो सब देखेंगे ना तो लोगों के अंदर डर ऐसा आएगा कि हमको ये नहीं करना चाहिए। और ये जो बच्चे वाला केस मैंने आपको बताया, इसमें सोशल मीडिया का कितना हाथ हो सकता है कि वो बच्चा वहां तक ट्रिगर हो गया? तो अभी सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, फोन के अंदर उसको सब कुछ मिल सकता है। सोशल मीडिया 4G 5G और ये जो है ना पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया के अंदर, तो उससे ये जो बच्चे है ना वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और माँ बाप के पास, मैं अगेन एंड अगेन माँ बाप का इसमें फॉल्ट इसीलिए डाल रहा हूँ कि माँ बाप के पास अभी टाइम नहीं है अपनी बच्चों की परवरिश करने के लिए। कि हस्बैंड अपने हिसाब से काम कर रहा है, वाइफ अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रही है, पेरेंट्स को ये टाइम नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारा बच्चा को अभी उसको नीड है तो फोन दे देते हैं। हम बच्चे थे, हम जब बड़े हुए 12th और कॉलेज तक हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, राइट। अभी बच्चों को क्या है कि मोबाइल फोन तो शायद 7वीं 8वीं क्लास में हो गए तब से ही मोबाइल फोन मिल जाते हैं। और मोबाइल का कोई ऐसा यूज नहीं है कि देखो हम अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, मोबाइल का बेशुमार दुरुपयोग हो रहा है। तो यही घटना के पीछे पॉवर्टी और फिर न्यूड कंटेंट, अडल्टरी कंटेंट वो सब देखना, और इसी के कारण ये चीजें हो सकती है। बाकी ये 9 साल के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे रेप कर, क्लास के बच्चे, राइट, 9th, ओके, 9th 14 के आसपास, 14 के आसपास के बच्चों को समझ नहीं होगी, क्योंकि इट्स ए न्यूडिटी ऑफ एन इंटरनेट। तो वही से वो सीखते हैं और वही से ये सब क्राइम होते हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिसमें अभी आपने देखा वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, राइट। तो उसका रीजन तो मोस्टली आई थिंक सबको ही मालूम है कि क्या रीजन थी, बट उसमें कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है, आप मानते हो ये? नहीं, देखो किसका क्या रोल है उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंट्री हमारी है, हम चलाते हैं, इस देश के नागरिक चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, पॉलिटिक्स चलाते हैं, राइट। तो सबको इंटरफियरेंस तो करना ही है। इंडिया के अंदर भी यूएस को इंटरफियरेंस तो करना ही है, राइट। तो किसको करने देना है, दैट इज मैटर, राइट। तो उसमें बेसिक रीजन तो था कि रिजर्वेशन का एक प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, और द बेसिक थिंग्स इज डिक्टेटरशिप, जिसमें किसी ने फोकस नहीं किया कि 2001 से एक ही रूलिंग पार्टी कंटिन्यूअसली देश को लूट रही थी। तो फिर लोग फेड अप हो जाते कि देखो एक ही रूलिंग पार्टी को हम सरकार में ला रहे हैं, और बाय हुक और कुक वो आ जाता है सरकार में, राइट। और बाद में लोगों का 1% भी काम नहीं हो रहा, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, राइट। तो लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए अंदर से, राइट। तो ये लॉजिक हो सकता है कि इसके अंदर लोग फेड अप हो गए ना। देखो कोई भी चीज हम अंदर से एक दिन हमारे बाहर आए निकलेगा उस समय। तो यही एक लॉजिक है कि जो बांग्लादेश में ये सब हुआ, राइट। वो रिजर्वेशन का मामला था, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला था, इतनी सारी पॉवर्टी है, और ये इंडिया में भी हो सकता है। अगर देखो मेट्रो चालू कर देने से बुलेट चालू कर देने से विकास नहीं हो जाता। विकास के लिए जो बेसिक नीड है हमारी बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान। और इस आधुनिक युग में अपडेट होना चाहिए कि भाई हेल्थ, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, राइट। और ये सब एम्प्लॉयमेंट, इट्स माय राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अगर मैंने पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लिया है कि मैं ग्रेजुएट हूं या पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मेरा राइट टू एम्प्लॉयमेंट है कि मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है। अगर सरकार मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दिया जाए, सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कि डेवलपमेंट कंट्री यूएस है, कनाडा है, यूके है, सब में मिलता है, राइट। तो हमको भी मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमको, हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही है। वैसी बात अगर एजुकेशन की जाए तो यहाँ पे हमारे
माँ बाप है और स्कूल प्राइवेट स्कूलों के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि थोड़ी सी फीस कम ले लो, हमारे आज कैपेसिटी नहीं है, अभी कुछ रोजगार नहीं मिला है, फीस कम कर दो या फिर अगले साल फीस दे देंगे। रोज के मुझे फोन आते हैं कि फीस नहीं है, हम नहीं दे सकते, बच्चों को एलसी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रीजन ये है कि अगर रूलिंग पार्टी जो है वो साफ बुलेट ट्रेन दे देंगे, मेट्रो ट्रेन दे, उससे फर्क क्या पड़ता है? अब बेसिक नीड तो दे दीजिए। अभी हम आजादी के अभी हमने 77 साल खत्म हुए हैं, 78 इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले। तो आजादी के 77 साल के बाद भी हमको कभी अभी डिबेट क्या करनी पड़ती है कि रास्ते में खड्डे हैं, राइट? हेल्थ की हालत इतनी खराब है, सिविल स्विमर की हालत खराब है, तो अभी यही डिबेट करनी है तो क्या फर्क पड़ा 77 साल में? कुछ नहीं। और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते। यही कारण है विद्रोह होने का, राइट? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं फिर आक्रोशित हो जाएंगे एक ना एक दिन कि भाई कितना सहे, अब तो कितना सहे। और बेसिक लॉजिक यहाँ पे यही है कि जो भी नेता बनता है साला 7 साल के लिए अपनी 7 पीढ़ियों का करना है उसको 5 साल में। ऐसा नहीं है कि चलो देश के लिए कुछ करना है और 5 साल में पूरे का पूरा वो अपनी 7 पीढ़ियों का करने में देश का सब कुछ भूल जाता है और देश का सत्यानाश कर देता है। तो इसीलिए विद्रोह होते हैं जो बांग्लादेश की परिस्थिति है। और इसीलिए मैंने बोला कि इंडिया में भी हो सकता है, उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी को ऐसा नहीं चलेगा कि चलो हमने बुलेट दे दी है तो सब कुछ हो गया, नहीं। आपको एजुकेशन हेल्थ देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा। इस देश के अंदर करोड़ों ऐसे गरीब है जो 3 टाइम खाना नहीं खा सकते, राइट? तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। आप बस ऐसे ही कह देंगे कि हम 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये है ना कि 85 करोड़ लोग इस देश के अंदर बेरोजगार है, जिसको खाने के लिए भी वांदे पड़ते हैं, राइट? तो यही तकलीफ है। तो हो सकता है इन इंडिया ऑल्सो। और बांग्लादेश में अगर आप देखें तो जो भी ये कुछ हुआ तो इसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से वो वहां से बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गई, ठीक है? तो अभी सरकार जो है वो अपोजिशन बनाएगी, स्टूडेंट तो बनाएंगे नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सरकार बनेगी जिसकी, वो एंटी इंडिया सरकार होगी, राइट? ठीक है? तो ऑलरेडी ये एक तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था पहले, मान सकते हैं वैसा, ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है? तो फिर इंडिया का क्या हो गया? अभी जियोपॉलिटिकली इंडिया का बहुत इशू हो जाएगा क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान था ऑलरेडी था जो था, और यहाँ पे इंडिया का बॉन्ड काफी अच्छा था, बट वो अभी दिक्कत हो जाएगा वहां पे। और यूएस का इन्फ्लुएंस वहां पे है। तो हमारी तो सभी जगह से अभी दुश्मनी है, पाकिस्तान से, चाइना से। यहाँ पे इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो मर्ज कर सकता है, राइट, बांग्लादेश को अपने अंडर में, क्योंकि नेबरिंग कंट्री। लेकिन इशू क्या है कि सैंक्शन लग जाएगा। अब सैंक्शन एक बार लग जाएगा, ट्रेड बंद हो जाएगा, तो इंडिया ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। देखो, मैं भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने में की मंशा नहीं रखता कभी भी। अभी अपना देश यही नहीं संभाला जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ के क्या कर लेंगे, राइट? इतनी बेरोजगारी ऑलरेडी यहाँ पे है, इतनी गरीबी ऑलरेडी यहाँ पे है, और फिर से एक करोड़ों गरीबों को और जोड़ के हम क्या कर लेंगे? तो पहले हमारी तो हालत सुधारिए, फिर अखंड भारत की हम बात करेंगे, फिर पाकिस्तान को वापस से जोड़ेंगे, फिर बांग्लादेश को वापस से जोड़ेंगे, फिर नेपाल को वापस से जोड़ेंगे। पहले हमारा देश संभला नहीं जा रहा हमसे, हमारे देश के गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है कल्याण, और फिर हम दूसरे गरीबों को लाके फिर क्या करना है? फिर वो लोग यहाँ पे आएंगे और फिर एकजुट हो गए हम गरीब का नारा चलाएंगे भी, चलो हम गरीब एक साथ। तो मैं भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने में नहीं, हम इस देश के युवा को, इस देश के गरीबों को आगे लाने में बिलीव करते हैं। तो मुझे तो ये देखे पॉलिटिकली स्ट्रेटजी मुझे नहीं समझ में आती, और मुझे इसमें कोई भरोसा भी नहीं है सरकार पे, और मुझे लगता भी नहीं है कि सरकार ये सोचेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा कुछ नहीं संभला जा रहा, तो उनको संभाल के हम क्या करेंगे? सही बात। और एक और चीज थी, अगर आप देखें हमारे इंडिया में, ठीक है, तो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, आप ये मानते हैं कि इससे पहले की सारी गवर्नमेंट से सबसे अच्छी गवर्नमेंट है ये? देखो, गवर्नमेंट के ऊपर ओपिनियन देना ना वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं ये 100% मानता हूँ कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए डेवलपमेंट के रिलेटेड, पर्टिकुलरली मैंने कि भाई देखो, बुलेट ट्रेन लाना, मेट्रो ट्रेन लाना, हर एक सिटियों में अच्छा डेवलपमेंट करे, रोड रास्ता हाईवे को अच्छा बनाना, अटल सेतु बनाना, बहुत अच्छी बात है, राइट? तो काम बहुत अच्छे किए, राम मंदिर बनाना बहुत अच्छे काम है, लेकिन वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा ना। मैंने अगेन कहा कि आपको
पर्टिकुलर अगर आपको कंपैरिजन करनी है कि मैं मेरे देश की कंपैरिजन करूंगा तो मैं पाकिस्तान के साथ नहीं करूंगा, मैं यूएसए के साथ यूएस के करूंगा साथ करेंगे। कि मुझे मेरे देश को यूएसए बनाना है। और अभी तो वो भी बात आप नहीं कर सकते कि भाई जनता टैक्स नहीं दे रही है, आप सीजीएसटी ले रहे हो, आप एसजीएसटी ले रहे हो, अभी तो नया आया। इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपने प्रॉफिट किया तो सरकार ले जाएगी, नुकसान हुआ तो आपको आपके हिसाब से जाने, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में भी टैक्स ले रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हो, बाद में अगर कुछ बचा तो इनकम टैक्स ले रहे हो, तो इतना तो टैक्स ले रहे हो। अभी कुछ नहीं बचा हमारे पास भाई, तो अभी इतना कुछ ले रहे हो, तो अभी आपकी बारी है कि जनता को कुछ दिया जाए, राइट। तो बस एक्सपेक्टेशन यही है हमारी सरकार से। अभी आपने ओलंपिक्स देखा, हाँ, इंडिया के पास 6 मेडल्स आए, राइट। ठीक है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद, ठीक, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इसी के रिलेटेड, तो काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया था। बट मैं क्या मानता हूँ कि इसका रीजन क्या हो सकता है जो कि हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद मेडल नहीं आ रहा। वो ये है कि हमारे यहाँ की पब्लिक अभी जितना क्रिकेट को लेकर के लोग पागल हैं, ठीक है। अभी एक फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लेता हूँ अक्षय कुमार की, तो जितना अगर अक्षय कुमार यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, सेल्फी लेने के लिए जाती है। जितना क्रेज उनका है उतना उसका अगर 10% क्रेज ये ओलंपियन एथलीट्स को दें तो हो नहीं सकता कि ये एथलीट्स काफी ज्यादा अच्छे मेडल्स लेके आए। 100% हो सकता। और जो एथलीट निकलता है मे बी क्या मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, ठीक है। तो उनको मालूम है कि उनको अपना घर चलाना है, और ओलंपिक से उनका घर चलने वाला नहीं, क्योंकि वहां से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, और क्योंकि देश में उतना एक्सपोजर भी नहीं है कि ओलंपिक्स में जीत करके आके वो कुछ कर ले, ठीक है। तो मोस्टली किस लिए जाते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और उनका अच्छे से गुजर बसर हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक की भी गलती है कि जितना एक्सपोजर अब जाके थोड़ा सा लोग ओलंपिक्स की तरफ जा रहे हैं कि उसको देख रहे हैं और चीजों को वो कर रहे हैं। बट लोग क्या करते हैं कि 6 मेडल्स में खुश है कि हाँ एटलीस्ट 6 मेडल आए, बट क्वेश्चन करना चाहिए ना कि सिर्फ 6 मेडल क्यों है इतनी पॉपुलेशन के बावजूद। सिस्टम की जो गलती है वो तो है ही। हमारा नेबरिंग कंट्री है ना चाइना, जो 100 से ज्यादा मेडल लाया है, हाँ, उसका हर साल का डोमिनेंस है। हाँ, तो फिर वही सीखने वाली बात है। हम यहाँ पे चाइना को बॉयकॉट करते हैं, राइट, कि भाई चाइना की चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन हम कुछ सीखे तो सही उनके पास से, राइट। मैं ओलंपिक रोज देखता था, मैंने शायद एक भी गेम मिस नहीं किया, राइट। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि लोगों की तो गलती है कि हमने फॉलो किस गेम को किया है, तो कि क्रिकेट जो ओलंपिक में है ही नहीं, राइट। और ओलंपिक की गेम ही नहीं है और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर ले। और रही बात अदर एथलीट्स की, अदर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी, अदर स्पोर्ट्स गेम है उनकी, तो कहीं ना कहीं हम फॉलोवर भी देखते हैं ना उनके इंस्टाग्राम पे। मैंने तो सभी एथलीट्स के आईडी चेक किए थे इंस्टाग्राम पे, तो 10K 20K 100K मिनिमम फॉलोवर, राइट। और अभी हम क्रिकेटर के फॉलोवर देखें तो मिलियन राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी ये मेंटालिटी है। और मैंने कहीं पे भी शायद 4-5 लोगों को छोड़ के किसी ने ओलंपिक्स में देख रहा हो कि मैच में क्या चल रहा है, नहीं। अगर मेडल लाया तो बाद में वो हाईलाइट में जाके उसकी मैच देखी जाएगी, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है हमारे देश के अंदर कि भाई हम ओलंपिक में हमारा कैसा परफॉर्मेंस है उसको देखें, हमारे एथलीट को सपोर्ट करें, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है। और दूसरी बात अगेन इसमें सिस्टम और सरकार की भी गलती है कि मेडल लाके आए बाद उसमें उसका बहुत सारा सम्मान होगा, उसको बुलाया जाएगा राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, और बाद में उसका सम्मान होगा, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे जो मेडल लाके आया उसके। लेकिन मेडल लाने के लिए क्या करना है उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है, राइट। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल या हो या फिर सरकारी स्कूल हो, पीटी का लेक्चर होता है और मैथ्स वाले सर ले जाते। तो स्पोर्ट्स के अंदर किसी का भी फोकस ही नहीं है। और एक ऐसी फील्ड है, मैं पहले से ये सोचता हूं कि ओलंपिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमारा योगदान पूरी तरीके से हर एक गेम में होना चाहिए, चाहे मेडल आए या ना आए, वो सेकेंडरी मैटर है। अभी तो हम पूरा खेल भी नहीं खेल रहे, राइट। तो इसमें पूरा योगदान देने के लिए वो प्रजा नहीं कर सकती। देखो जनता का वो काम नहीं, वो सिस्टम का काम है कि ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढा जाए, लाया जाए और ओलंपिक में भेजा जाए। एटलीस्ट ये होगा ना, तो फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात है ना, वो बात की बात है। पहले खेले तो सही, पहले सिलेक्शन तो हो, क्वालिफाई तो हो। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और स्पोर्ट्स का बजट एकदम नॉमिनल दिया जाता है मेरे भाई इस देश के अंदर, राइट। तो फिर उसमें से खिलाड़ी क्या कर लेगा,
स्पोर्ट्स पर्सन क्या आगे अपनी उन्नति कर लेगा, सोचने वाली बात है। तो उसके लिए कुछ ऐसा स्पोर्ट मिनिस्टर आए जो इस बारे में सोचे, तो फिर कुछ हो सकता है इस देश का भला। क्योंकि क्रिकेट में जितनी कंट्रीज compete कर रही हैं उसके मुकाबले ओलंपिक्स में बहुत कंट्रीज होती है, तो वहां पे जितने मेडल्स आएंगे उतना नाम रोशन होता है। मैं तो कहता हूँ ये क्रिकेट चालू ही रखिए, उसमें जो आप स्पॉन्सरशिप एड वगैरह का जो पैसा लेता है ना, उसके आधे पैसे सिर्फ ओलंपिक 10% में आधे पैसे सिर्फ ओलंपिक के पीछे लगा दीजिए, राइट, कि हम हमारे खिलाड़ी को रेडी करना है और ओलंपिक में भेजना है, तो भी इस देश का कल्याण हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश के जो स्लो ग्रोथ है इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? मेनली क्योंकि ये करप्शन तो है ही, ठीक है। अभी अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कुछ स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो उसको पहले दुनिया भर का वो लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको पता, आपने शायद न्यूज में अगर देखा हो, तो एक बाहर की कंपनी थी जो कि अहमदाबाद में कुछ सेटअप करने वाली थी एक दूसरी कंपनी के साथ मिल करके कुछ साल पहले, जिससे लैपटॉप्स वगैरह की प्राइस काफी कम हो जाती, क्योंकि सारे चिप वगैरह यहाँ पे बनते, इंडिया में बनते। तो वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि इतने सारे परमिट के चक्कर में उन लोगों ने, उनसे हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मगजमारी हो रहा था, तो उन लोगों ने छोड़ दिया। और इसी की जगह अगर आप चाइना में जाएं, तो चाइना में क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर्स को वो लोग हाथ फैला के वेलकम करते हैं, आपको जो चाहिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर सब कुछ देते हैं। तो ये इतने परमिट लेने की वजह से हमारा देश पीछे नहीं है। हाथ फैलाने से, हाथ फैला के वहां पे वेलकम करते हैं, और हमारे यहाँ हाथ फैला के पैसा मांगते हैं कि भाई हमको इतना पैसा दो। लाइसेंस वगैरह फॉर्मेलिटीज है, देख लीजिए। यहाँ इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो, सब कुछ होता है। डॉक्यूमेंट वो फॉर्मेलिटी है, अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है तो पैसा देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको सब सर्टिफिकेट मिलेंगे, चाहे फूड के रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, या किसी भी फील्ड हो। अभी टीआरपी गेम जोन हुआ, वहां कौन से सर्टिफिकेट थे उनके पास, जो स्पोर्ट्स का क्लब था, राइट। तो फिर हुआ ना वो कांड, उसके बाद पता चला कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ पैसा दिया था, राइट, टाउन प्लानिंग ऑफिसर को। तो इस देश में सब कुछ होता है, सर्टिफिकेट और ये सभी ड्रामे सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालने के लिए है, भ्रष्टाचार और करप्शन करने के लिए है। तो स्लो ग्रोथ के कारण एक 3 चीजें है। एक मेन मोटिव है ये करप्ट लोगों का कि पैसा निकालना, एक दूसरा मोरल वैल्यूज नहीं है हमारी कोई भी। भाई देखो, हमको प्रॉफिट करना है, हमको पैसे से मतलब है, हम देंगे वो लेगा, मोरल वैल्यूज है। और जो हमारा एक कंसेप्ट था ना, हम पहले सोचते थे कि नहीं ये गलत है, हमको नहीं करना है, ये सच्चा है, ये झूठा है, वो कंसेप्ट हमारे में से कहीं ना कहीं चला गया एक कलयुग में, राइट। आधुनिक भारत के इस जमाने में हम वो भूल गए कि ये हमको गलत चीजें हमको नहीं करनी है, होता है। और गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी कभी समझती ही नहीं है। देखो, अभी कोई व्यापारी है, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सूरत की बात करें तो जीएसटी सर्टिफिकेट लो, वो पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा तो पहले जीएसटी देगा, बाद में सेल करेगा तो जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का पूरा माहौल है। पर मान लो कि कोई व्यापारी है, उसका 3-4 करोड़ का मान लेके कोई चला गया, जिसमें उसने ऑलरेडी सरकार को 18% या 28% जो भी जीएसटी का स्लैब है उसने दिया है, टैक्स सरकार को ऑलरेडी दे दिया है, और उसका मान लेके कोई 2-3 करोड़ का मान लेके चला गया, वो जाएगा पुलिस थाने कि भाई मेरे साथ 420 हुई है और कोई मेरा मान लेके चला गया, छेतरपिंडी हुई है, तो पुलिस एफआईआर ही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस थाने पे पैसा देके गया होगा कि मेरा एफआईआर नहीं लेना है, राइट, ऑलरेडी सैंक्शन देके गया होगा। तो ये प्रैक्टिस होती है यहाँ पे कि एक तो व्यापारी ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहा है, ऑलरेडी उसके पास सारे कागजात है और टैक्स सरकार को दे दिया है, बाद में उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता कि देखो तुम्हारा पैसा गया है तो हम सरकार की जिम्मेदारी है, तुमने हमको टैक्स दिया है कि हम आपका जो भी पैसा लेके गया उस आरोपी को हम पकड़ेंगे और उसका आपका जो भी पैसा या फिर आपका जब माल गया है वो हम आपको वापस दिलवाएंगे। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो कैसे प्रोग्रेस होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पे टेक्सटाइल में शायद करीब महीने में करोड़ों का अभी कमांड हो रहा है। और मैंने तो सुना है कि सलाबतपुरा जो टेक्सटाइल में लगता है वहां पे पोस्टिंग लेनी है तो होम मिनिस्ट्री में ऑलरेडी 15-20 करोड़ का वहीवट देना पड़ता है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, पुलिस स्टेशन का। तो अगर उसको 10-15 करोड़ दिया है उसने पोस्टिंग लेने के लिए, वहां पे ट्रांसफर लेने के लिए, तो वो तो पहले वो रिकवरी करेगा ना, राइट। तो जो भी ये भाग के चले जाते हैं, सभी व्यापारियों को लूट के चले जाते हैं, वहां से वो पैसा ले लेगा, राइट। तो ये पैसों का कारोबार है और बेसिक रीजन यही है कि मोरल नहीं है, एथिकल वैल्यू नहीं है और करप्शन है, इसीलिए इस देश की प्रोग्रेस
कभी भी संभवित नहीं है। जब इस चार चीज पे अंकुश आए ना, अभी है एंटी करप्शन लॉ है फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई देखो कोई भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, right? तो उसकी पोस्ट पे उसको सस्पेंड किया जाता है, भ्रष्टाचारी को कोई पकड़ा जाए तो फिर उसको 60 से 90 दिन में बेल मिल जाती है और बाद में वो वापस से ड्यूटी पे लग जाता है। जब तक सस्पेंड है उसको आधा पगार दिया जाता है। तो ये जोक है, सिस्टम एक पूरी जोक है, राइट। ऐसा एक कानून होना चाहिए कि जिस भ्रष्टाचारी को पकड़ा गया ना, उसकी पूरी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। उसकी पूरी प्रॉपर्टी सीज हो गई और वापस से वो तो ठीक है, उसका बच्चा, क्योंकि उसकी परवरिश वही है, राइट, उसका बच्चा भी कभी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। ऐसा एक दिन प्रोविजन आ जाए सरकार के अंदर तो फिर खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। लेकिन ऐसी मंशा को नहीं, सबसे बड़े चोर तो नेता है, नेता ही है। कानून बनाते कौन? नेता है। तो वो तो एक कानून बनाएगा नहीं, तो क्या हो सकता है अभी देखते हैं। वही है ना, वो पॉलिटिक्स में कोई अच्छा नहीं है, सब खराब है। कौन कम खराब है आपको उसको चुनना है। अच्छा है एक 1-2%, पर देखो 1-2% लोगों से सिस्टम को चेंज करना, सरकार बनाने के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए आपको, राइट। तो अगर आपको 75% मेजोरिटी चाहिए, राइट, 2/3 मेजोरिटी अगर आपको चाहिए, तो आप 1-2% लोगों से कैसे पूरा देश को चला सकते हो? नहीं चला सकते हो, क्योंकि बेईमानों की ताकत बहुत ज्यादा है अभी इस कलयुग के अंदर। जो ईमानदार है, जो नैतिकता से काम कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं पहुंच भी कम है, पावर भी कम है, और वो बहुत परेशान होती है सिस्टम के अंदर। आपकी फाइट करप्शन के खिलाफ कैसे स्टार्ट हुई? देखो, मेरी तो जर्नी ऐसी है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे माता पिता खेत मजदूर रहे हैं, तो मैंने सब कुछ देखा है, उनका संघर्ष देखा है। बाद में 12th के बाद से ही मैंने सरकारी कचहरियों में जाना चालू कर दिया था, तो मैंने देखा है अपनी नजरों से कि भाई कोई गरीब इंसान पुलिस स्टेशन जाता है या कोई गरीब इंसान कलेक्टर ऑफिस, मामलतदार ऑफिस जाता है, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसके पेपरों को फेंक दिया जाता है, उसको गाली गलौज किया जाता है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, राइट। उसको धक्के पे धक्के ही मिलते हैं कि भाई चलो साहब नहीं है, 1 बजे आ जाना, 5 बजे आना, अभी क्यों आए हो, कल आना, तो यही जवाब मिलता है। उसका ना तो कोई रिस्पेक्ट होता है वहां पे ऑफिस के अंदर। ये सब बस अच्छी बनाई गई है ऑफिस सरकारी, वो किस लिए ऐसी लगा के, जो भी सरकारी बाबू है उसको आराम फरमाने के लिए, कोई गरीब का काम हो इसीलिए नहीं है। तो इस सारी चीजों से मैंने कहीं ना कहीं, पहले मैं देखो ऐसा मैं ऑन रोड फाइट नहीं देता था, पहले तो मैं पुलिस स्टेशन जाता था, कंप्लेंट देता था, और मैंने कहा कि आरोपी से ऑलरेडी सेटिंग होता है, तो एप्लीकेशन अर्जी लेते हैं, बाद में एफआईआर नहीं करते हैं। क्या करते हैं मुझे पता नहीं। बाद में हम क्या करते हैं कि अर्जी को लेके कमिश्नर के पास जाते हैं कि देखो हमारी एफआईआर नहीं ले रहे, आप एफआईआर लो। तो कमिश्नर क्या करता है, दिखावे के लिए और हमको वहां से निकालने के लिए इंश्योर ऑफिस में से पीआई को फोन करता है कि भाई चलो इसकी फरियाद ले लेना। तो क्या कि भाई हम वहां से चले जाए, वापस से पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो एफआईआर नहीं लेता, राइट। तो फिर बाद में मैंने एक दिन ऐसा सोचा कि ये साले बेईमान और चोर है ना, ऐसे तो नहीं मानेंगे उसको एथिकली, क्योंकि उसकी बेईमानी है, उसकी मॉरल वैल्यू नहीं, तो उसको एथिकली ऑन रोड ही एक्सपोज करना है। क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचारी होगा ना, तो अपने फैमिली में तो ऐसा ही रहेगा कि मैं बहुत ईमानदार, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सर्विंग टू नेशन हूं, राइट। तो मैंने डिसाइड किया और इन सारे बेईमानों को ऑन रोड एक्सपोज करना चालू किया। उससे रिजल्ट मुझे क्विकली मिला। अभी आप सूरत में कहीं देखोगे ना, तो 1% भी नहीं दिखेगा आपको कि ऑटो रिक्शा में प्राइवेट यूनिफॉर्म में खड़े हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, नहीं दिखेगा। तो रिजल्ट मिलता है कैसे? सोशल मीडिया का ऐसे यूटिलाइज यूज करके, अच्छे से यूज करके। तो सोशल मीडिया की पावर तो है, हमने उसको यूज किया, हमने एक्सपोज किया भ्रष्टाचारियों को, और अभी भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। तो होता है, और ये लोग कागजी कार्यवाही से नहीं डरते, ये जो भी भ्रष्टाचारी, क्योंकि उनको पता है कि इस सिस्टम के अंदर 3, 4, 5 साल चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो हमने कागजी कार्रवाई बाद में करना चालू कर दिया, पहले एक्सपोज करना चालू कर दिया। तो आपके ये ऑन रोड फाइट के लिए आपको इसका भी तो एक्यूजेशन लगा होगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। लोग है ना, देखो कितना भी अच्छा काम करो, चांद पे भी दाग है, राइट। तो कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग तो बोले, जो जिसको गलत ही सोचना है, जिसको एक्यूजेशन ही लगाना है, वो तो लगाएगा, राइट। पब्लिसिटी के लिए कोई मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी कोई है ना इस देश के अंदर, जिसके पास पावर भी है, पैसा भी है और कानून भी है, तो वो है पुलिस डिपार्टमेंट।
पुलिस के डिपार्टमेंट के सामने शायद कभी आपने कोई नेता को भी बोलते नहीं सुना होगा, राइट? तो अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए ना, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन। मैं कानून की किताब लेके वीडियो बनाता रहूंगा, नॉलेज तो है मेरे पास बहुत सारा कि भाई ऐसा करो, ऑन रोड पुलिस आपको रोके तो ऐसा करो, बलि का बकरा किसी और को बनाओ, खुद मत बनो, राइट? तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने ऑन रोड लोगों के साथ में रह के फाइट दिया, और इससे मुझे अटेंशन मिलती है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता था, लोगों को करना था, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत हमने दी, तो लोगों का मुझे प्यार मिलता है। लेकिन ये पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी करने है तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन। मेरी वाइफ को लेके निकल जाता ब्लॉगिंग करने के लिए, फूड ब्लॉगिंग चालू कर देता। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन ऑन इंटरनेट फॉर गेटिंग अटेंशन, फॉर गेटिंग पब्लिसिटी, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। लेकिन मैंने वो चूज नहीं किया कभी। मुझे क्या करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। जो गरीब इंसान है, जिसकी वॉइस नहीं है, जिसकी आवाज नहीं है सिस्टम के अंदर, उसकी आवाज को सिस्टम तक पहुंचाना है। तो इसमें कोई स्टंट वंट वगैरह नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो कॉमन पब्लिक है वो करप्शन के अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकती है? देखो, इसके लिए क्या रोल हो सकता है इसके लिए हम जनता जनार्दन जागृति अभियान चला रहे हैं बहुत टाइम से, जिसमें हम सिखाते हैं कि भ्रष्टाचारी को कैसे पकड़े। देखो, हम वकील हैं। पहली बात तो मेरी वो लिमिटेड ऑथोरिटी हो जाती है, क्योंकि ना तो मैं एमएलए हूँ, ना तो मैं एमपी हूँ, और ना ही मैं संसद भवन में बैठता हूँ कि देखो ये कानून मुझे अच्छा लग रहा है। देयर आर सो मेनी आइडियाज इन माय माइंड, राइट, कि कैसे कैसे इस सिस्टम को चेंज किया जाए। लेकिन मैं वो पोस्ट पे नहीं हूँ, तो अभी वो इन माय माइंड ही है, बाहर नहीं निकाला मैंने। अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो हम निकालेंगे। तो सिस्टम को चेंज करने के लिए मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। हम कानून नहीं बना सकते। जो कानून ऑलरेडी सेटअप है, जैसे कि एंटी करप्शन लो, तो हम उसके अंदर रह के ही काम करेगा अभी, क्योंकि कुछ नया तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी नहीं है। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे डेकोइट किया जाता है, कैसे भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाता है, कैसे एसएबी में फरियाद होती है। जो भी इंसान जिसको देश के लिए कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ता है। लेकिन जिसको सुबह से शाम काम पे जाना है, उसकी फैमिली को मेंटेन करना है, देश के लिए कुछ चलो छोड़ो, ये तो होता है, तो चलता है, तो वो नहीं जुड़ेगा हमारे साथ, राइट? लेकिन जिसको देश के लिए कुछ है दिल के अंदर के नहीं, हमको देश के लिए कुछ करना है, वो हमारे साथ रहता है और हमको उनकी हेल्प करते हैं। अभी आपने पॉलिटिशियंस देखा होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, या तो 10th पास, या तो वो भी नहीं, या तो सिर्फ लिटरेट या इलिटरेट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ना कि करप्शन इतना ज्यादा है। अभी तो एजुकेटेड पॉलिटिशियन, आप मानते हो कि जो पढ़े लिखे हमारा यूथ है उनको पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए? 100% करना चाहिए। और अभी देखो, पहले बहुत सारे थे अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जो एजुकेटेड है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मतलब अभी रेशियो हम देखें तो 30 to 40% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और पॉलिटिक्स में, तो हो रहा, और धीरे धीरे आएंगे, सभी एजुकेटेड लोग आएंगे। लेकिन चाहे वो एजुकेटेड आए और अनएजुकेटेड आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यही पड़ता है कि आप कहीं से भी आए, आप पढ़े लिखे हो या ना, आपके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए, तो ही होगा। अगर आपकी 7 पीढ़ी के लिए कुछ करना है, ऐसी ही भावना है, तो आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, आप गवार ही हो, राइट? तो लोगों के अंदर ये राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन ये बात करता हूँ कि राष्ट्र प्रेम दिल के अंदर होना चाहिए। अगर राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ कोई आएगा ना, तो अपनी 7 पीढ़ी के लिए कुछ करे या ना करे, ऐसा कुछ काम अवश्य करेगा कि आने वाली 7 जनरेशन सभी को काम आएगा। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में हमारा देश कहाँ जाएगा? नेक्स्ट 10 वॉर नहीं हुई तो, वॉर हो या ना हो, नेक्स्ट 10 ईयर में हम यही के ही होंगे, राइट? देखो, क्योंकि मुझे पॉलिटिकली ऐसी मंशा वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा कि जिसको ऐसा हो कि हम देश के लिए कुछ करें। देखो, अभी जो रूलिंग पार्टी है वो भी 10 साल से ऊपर हो गया उनका भी। उससे पहले एक रूलिंग पार्टी थी, राइट, उसका 60 साल हुआ। तो सभी ने क्या कर दिया इस देश के लिए? कोई ऐसा कह रहा हो कि देखो ये रोड आ गए, हाईवेज आ गए। अरे भाई, इट इज बेसिक थिंग्स, सभी को देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का टैक्स का पैसा बढ़ रहा है, आपकी इतनी इनकम सोर्सेस है, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही है ना। तो ये तो होना ही वाला है। इसके बियॉन्ड आप क्या दे रहे हो उनको? कुछ नहीं। तो अभी 10 साल के बाद भी देखोगे तो कुछ नहीं होगा इस देश के अंदर। हाँ, 4-5 बुलेट ट्रेन हो जाएगी, मेट्रो ट्रेन चालू हो जाएगी सिटी के अंदर, तो उसके लिए उससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों के हाई नहीं होंगे,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैल्यूज नहीं बढ़ेगी, उससे गरीबी कम नहीं होगी, तभी भी लोग भूखे अभी भी सो रहे हैं, तब भी सोएंगे। तभी भी अनएम्प्लॉयमेंट था, आज भी है। अभी 12,000 की भर्ती है पुलिस की, कांस्टेबल वगैरह की, और फॉर्म कितने भरेंगे? 5 लाख से 5 लाख। राइट। एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम के लिए भी काफी दूर दूर से लोग आते हैं एग्जाम देने। तो यही सोचने वाली बात है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने पढ़े लोग के एग्जाम के लिए काफी दूर से कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं। तो प्रोग्रेस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं होती, प्रोग्रेस देश की युवा को आगे लाने से होती है। ये समझना पड़ेगा पार्टियों को, पॉलिटिक्स को, तो कुछ होगा। देखते हैं अभी 10 साल में क्या होता है। आप मानते हो कि नेक्स्ट कुछ साल में कोई वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया का वेट कर रहा है? तो वॉर लाइक या सिचुएशन तो इंटरनल वॉर या तो एक्सटर्नल? बाहर तो मैं कभी नहीं सोचता कि बाहर से कोई वॉर होगी, लेकिन इंटरनल वॉर हो सकती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग फेड अप हो जाते हैं कि कितना सहे और कितना सहे। तो जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है ना, उसकी शामत आने वाली इन फ्यूचर। जो भी ये टैक्सेस है, जो भी ये लूटा जा रहा है, जो भी ये इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है प्रोडक्ट की, बेसिक नीड है जो खाना, राशन लेना, वो भी महंगा हो जा रहा है। राशन के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। एक बेसिक गाड़ी को एक 2 व्हीलर ले रहा है तो उसके ऊपर भी हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल वॉर हो सकती है, एक्सटर्नल तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। और इंटरनल वॉर का रीजन क्या हो सकता है? बस यही, करप्शन बेसिक थिंग्स है कि मॉरल वैल्यूज नहीं है, एथिक नहीं है लोगों में। पॉलिटिशियन अभी चोर बन के बैठे हैं, तो इन चोरों को भगाने के लिए वॉर हो सकता है। और आपको लगता है कि ये पॉलिटिशियंस इंटर रिलीजन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, 2 रिलीजन आपस में लड़ते? 100%। ये पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है। ये चुनावी प्रचार किस ग्राउंड पे होना चाहिए था? ये सारे ग्राउंड जो मैंने कहा, गरीबी दूर की, एम्प्लॉयमेंट दिया, एक ग्राउंड पे। हमारे यहाँ नहीं होता। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्या होता है कि इसकी कास्ट है, इसका रिलीजियस है, ये धर्म वाले आएंगे और आपको मार के भगा देंगे, ये धर्म वाले आपके लिए हानिकारक है, ये धर्म वाले बहुत अच्छे हैं, राइट। और धर्म के अंदर भी हमारे यहाँ तो तकलीफ है। कास्ट नाती में बांटा जाता है, जाति में बांटा जाता है कि भाई हम पटेल है, ये आयर है, ये रबारी है, ये भरवाड़ है, XYZ। तो हम कभी एकजुट हो ही नहीं सकते। मैंने पहले ऐसा सोचा था और मैं ऐसा सोचता भी हूँ अभी भी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कास्टिज्म है, जो हमको बांट देते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं कभी ना कभी कि भाई ये मेरे ज्ञाति का है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। पॉलिटिक्स में खास ऐसा होता है, जब वोट देने की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि मेरी ज्ञाति का है तो मैं इसको वोट डालूंगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, आप आपकी ज्ञाति का है, चलो वोट डाला, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बाद में वो जीत गया तो आप काम लेके जाइएगा उसके पास कि भाई तू मेरी ज्ञाति का है, मेरा काम कर। नहीं करेगा, क्योंकि आपने ज्ञाति देख के वोट डाला। आपको क्या देखना है कि वो मेरा काम करेगा कि नहीं, वो अच्छा इंसान है कि नहीं है। तो लोग इंसानियत नहीं देख रहे, जाति ज्ञाति धर्म देख रहे हैं। प्रॉब्लम की बात है, लेकिन वो तो सिर्फ लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। और आज भी अगर आप देखो तो कई गांव में ये जाति वाला काफी चलता है। अनटचेबिलिटी अभी भी, भले गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अनटचेबिलिटी तो होता है। हम एकदम एंड के पास पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के। सो एट द एंड मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कोई हार्श मैसेज जो जेन ज़ी, जो अभी अपकमिंग जनरेशन है वो, और जो अभी करंट में यूथ है वो, उनके लिए? करंट यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा अभी एक माइंडसेट हो गया है कि पैसा कमाना है, राइट। तो इस माइंडसेट से अब बाहर निकलिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो बांग्लादेश की हालत अभी आप देख सकते हो। पैसा सब आपके साथ नहीं होगा। आपका नेशन अच्छा होगा, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज होगी, तो आपका नेशन भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहोगे। और कभी ना कभी ये सोचिए कि हम 365 डेज इन ईयर, 7 डेज इन वीक, हम नेशन को क्या देते हैं? कुछ नहीं, राइट। हम गल्ले पे खड़े रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इट्स योर पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये भी नहीं कर रहा कि आप 365 डेज पूरा नेशन को ही दे दीजिए। आप एक वीक के अंदर 1 घंटा सिर्फ नेशन के लिए दीजिए। नेशन के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए, नेशन के बारे में सोचिए, नेशन के लिए कुछ अच्छा क्या है उसके बारे में सोचिए। किसी गरीब को मदद कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर तो ऐसी एक अच्छी भावना आएगी, चलो मैंने नेशन के लिए कुछ अच्छा किया, राइट। पार्टी करना, क्लबिंग करना, इट इज नॉट एन ओनली पार्ट ऑफ लाइफ।
राइट। इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। अभी यंग जनरेशन जो है डाइवर्ट हो रही है ना, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली बोला है कि आप वो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी यंग थे, आपकी भी यंग जनरेशन है, आपको भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप नेशन को क्या दे सकते हैं ना, उसके बारे में भी सोचिए। और ये ऐसा ही नहीं है कि आपको बस ऐसे हाथ को उठा देना है, किसी के साथ लड़ लेना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट आरटीआई कीजिए, 20 रुपया का फॉर्म लेके, राइट। आरटीआई कर सकते हो। किसी गरीब कोई भूखा सो रहा है तो उसको खाना खिलाइए। आप रेमंड पहनिए, गुच्ची पहनिए, अरमानी पहनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन अगर रास्ते पे कोई किसी का बच्चा है जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको एटलीस्ट कपड़े दीजिए। तो ये कर सकते हैं, इट्स नॉट एन बिग डील, राइट। तो यूथ को नेशन के लिए कुछ करना चाहिए, मिशन के लिए आगे आना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। So yeah, we are at the end of the video. Thank you. And yeah, it was very nice talk we had. Right. Thank you Hope so to much. see you again. Thank you. Thank you.